हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू क्लास हाइपोवोलेमिक शॉक। शॉक के पिछले लेक्चर के अंदर अपन ने पढ़ा था क्या डेफिनेशन होती है, किस प्रकार से स्टेजेज होती है, किस किस स्टेज से एक पेशेंट जो है वो अलग अलग स्टेज से गुजरता है जब एक शॉक की स्थिति के अंदर आता है, किस किस टाइप के शॉक होते हैं। तो आज अपन पहले टाइप का शॉक पढ़ते हैं जिसका है हाइपोवोलेमिक शॉक। कि वॉल्यूम अगर बॉडी के अंदर कम हो जाती है तो किस प्रकार से शॉक जो है वो प्रोग्रेस करेगा और किस प्रकार से इसको मैनेज किया जाएगा। तो शॉक क्या होता है? स्टेट ऑफ सर्कुलेटरी फेलियर। ये अपन ने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस किया था शॉक के बारे में डिटेल के अंदर कि शॉक एक सर्कुलेटरी फेलियर की स्टेट है जिसके कारण क्या डेवलप हो रहा है? वाइड स्प्रेड हाइपोक्सिया डेवलप हो रहा है। तो बॉडी के अंदर सर्कुलेटरी फेलियर की वजह से वाइड स्प्रेड हाइपोक्सिया मतलब टिश्यू परफ्यूजन है वो बॉडी का कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण शॉक की स्थिति अराइज हो रही है। अब एक पहली स्थिति है जिसके अंदर वॉल्यूम अगर बॉडी के अंदर कम हो रही है, वॉल्यूम अगर बॉडी से निकल रही है तो उसकी वजह से क्या हो रहा है? शॉक की स्टेट डेवलप हो रही है। तो इसको अपन समझते हैं। जैसे ये आपका हार्ट है और ये आपका ब्लड वेसल्स है। तो यहाँ पे हाइपोवोलेमिया के अंदर क्या हो रहा था? ये आपकी जो नॉर्मल कैपेसिटी है 5 लीटर, जो आपकी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की नॉर्मल कैपेसिटी है, उसके अंदर क्या हो रहा है? यहाँ से वॉल्यूम कम हो रही है। पहले इसके अंदर क्या थी? 5 लीटर वॉल्यूम थी, लेकिन यहाँ से वॉल्यूम जो है वो निकल गई है। वॉल्यूम कैसे निकल गई? मान लो हेमरेज हो गया यहाँ से, तो हेमरेज की वजह से एक्सटर्नल हेमरेज हो गया या फिर इंटरनल हेमरेज हो गया, बॉडी के अंदर इंटरनली हेमरेज हो गया, या फिर जो है वो फ्लूइड लॉस हो गया। इन स्थितियों के अंदर क्या हो रहा है? बॉडी के अंदर हाइपोवोलेमिक शॉक डेवलप हो रहा है। मतलब वॉल्यूम जो है वो आपकी 5 लीटर वॉल्यूम थी, अब कम हो रही है, तो नॉर्मल प्रेशर पे ये क्या होगा? रिटर्न नहीं होगा। जो आपका कार्डियक आउटपुट है वो अल्टीमेटली कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जब वॉल्यूम आपने यहाँ पे कम कर दी, नॉर्मल वॉल्यूम यहाँ पे आ रही थी, यहाँ पे वॉल्यूम निकल गई, तो जब वॉल्यूम कम होगी तो आपका वेनस रिटर्न कम हो जाएगा। वेनस रिटर्न कम होगा तो कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगी और अल्टीमेटली जो है वो आपका ब्लड प्रेशर यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है। आपकी कार्डियक आउटपुट आपकी कम हो रही है, वॉल्यूम आपकी कम हो रही है, जिसके कारण टिश्यू हाइपोपरफ्यूजन या वाइड स्प्रेड हाइपोक्सिया देखने को मिल रहा है। तो इसकी फिजियोलॉजी अपन देखते हैं कि किस प्रकार से ये बॉडी के अंदर शॉक की स्टेट होगी। तो वॉल्यूम कम हो रही है, किस में कम हो रही है? ब्लड वेसल्स के अंदर। तो इंट्रावस्कुलर जो वॉल्यूम है वो क्या हो रही है? यहाँ पे डिक्रीज हो रही है। तो जब इंट्रावस्कुलर वॉल्यूम जब कम हो जाएगी तो वीनस रिटर्न है वो भी कम हो जाएगा। मतलब वेसल्स के अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर वॉल्यूम कम हुई तो वीनस रिटर्न कम हो जाएगा। वीनस रिटर्न कम होगा तो मतलब डिक्रीज वेंट्रिकुलर फिलिंग, मतलब वेंट्रिकल्स के अंदर अब क्या हो रहा है? वॉल्यूम कम आ रही है, तो डिक्रीज वेंट्रिकुलर फिलिंग। जब वेंट्रिकुलर फिल नहीं होगा तो क्या होगा? स्ट्रोक वॉल्यूम है वो भी कम हो जाएगी। नॉर्मल स्ट्रोक वॉल्यूम कितनी होती है? 70 ml। तो हर बीट के साथ में जब 70 ml स्ट्रोक वॉल्यूम जनरेट हो रही थी, अब कम हो जाएगी। तो जब स्ट्रोक वॉल्यूम कम होती है तो क्या होता है? कार्डियक आउटपुट भी कम हो जाएगी। और कार्डियक आउटपुट कम हो रही है, इसका मतलब अल्टीमेटली टिश्यू हाइपोक्सिया एंड हाइपोपरफ्यूजन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे वॉल्यूम कम होगा तो क्या होगा? वेनस रिटर्न कम हो रहा है, वेंट्रिकुलर फिलिंग कम हो रही है, स्ट्रोक वॉल्यूम आपकी जनरेट नहीं हो रही है, कम स्ट्रोक वॉल्यूम आ रही है। और स्ट्रोक वॉल्यूम जो है वो अगर हार्ट रेट से गुणा करेंगे तो कार्डियक आउटपुट आती है, तो वो भी यहाँ पे डिक्रीज हो रही है। टिश्यू हाइपोक्सिया वो डेवलप हो रहा है। तो बॉडी के अंदर हाइपोक्सिया की स्टेट आ रही है, हाइपोपरफ्यूजन की स्टेट आ रही है हाइपोवोलेमिक शॉक के अंदर, जब वॉल्यूम आपकी बॉडी के अंदर कम हो रही है। तो अब क्या कारण होंगे जिनकी वजह से क्या हो रहा है? हाइपोवोलेमिक शॉक डेवलप हो रहा है। तो यहाँ पे अपन देखते हैं किस प्रकार से कौन कौन से कोजेज होंगे। तो कोजेज के अंदर पहला अपन देखते हैं एक्सटर्नल हेमरेज। एक्सटर्नल हेमरेज मतलब विजिबल ब्लड लॉस अगर बॉडी के अंदर हो रहा है, जैसे कि कोई ट्रॉमा हो गया या फिर सर्जरी हो गई, सर्जरी के बाद क्या हो रहा है? ब्लीडिंग की स्टेट हो रही है, तो विजिबल ब्लड लॉस हो रहा है। कोई भी ट्रॉमा हो गया, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, या फिर
जो है वो किसी मशीन से काम करते टाइम लग गई, किसी को इंजरी हो गई, कट लग गया कहीं पे बहुत बड़ा, या फिर सर्जरी के बाद में क्या हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, एक्टिवली ब्लीड अगर पेशेंट कर रहा है, एक्सटर्नल हेमरेज अगर बॉडी के अंदर हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, वॉल्यूम आपकी बॉडी के अंदर कम हो रही है। उसके अलावा इंटरनल हेमरेज, इंटरनल हेमरेज मतलब विजिबल ब्लड लॉस नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी बॉडी के अंदर जो है वो ब्लड लॉस हो रहा है। जैसे जीआई ब्लीड है, सीवियर गैस्ट्रिक अल्सर्स की वजह से क्या हो रहा है, आपके जीआई के अंदर ब्लीड हो रहा है, तो विजिबल ब्लड लॉस नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे क्या हो रहा है, आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर से इंट्रावस्कुलर वॉल्यूम जो है वो डेफिसिट हो रही है। तो जीआई ब्लीड की स्टेट के अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पे इंटरनल हेमरेज हो रहा है, या फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी का रप्चर है। अल्टीमेटली ये सब चीज़ें बाद में विजिबल हो जाएगी, लेकिन अब जो है वो इनिशियल स्टेट के अंदर क्या होगा, इंटरनल हेमरेज की स्टेट के अंदर आएंगे जब जीआई ब्लीड हो रहा है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी का रप्चर है, या फिर एन्यूरिज्म का रप्चर है। तो इन स्टेट के अंदर क्या हो रहा है, विजिबल ब्लड लॉस नहीं है, इंटरनल जो है वो बॉडी के अंदर हेमरेज हो रहा है। तो जीआई ब्लीड हो गया, एक्टोपिक प्रेगनेंसी का रप्चर हो गया, प्लेसेंटल एब्रप्शन हो गया, उनके अंदर क्या हो रहा है, या फिर बॉडी के अंदर एन्यूरिज्म का रप्चर हो रहा है। तो इन स्टेट के अंदर इंटरनल हेमरेज मतलब बॉडी के अंदर ही अंदर जो है वो हेमरेज की स्टेट आ रही है। तो ये इंटरनल हेमरेज की वजह से क्या हो रहा है, वॉल्यूम लॉस हो रही है। अब तीसरे टाइप में देखते हैं अपन, अगर फ्लूइड लॉस हो रहा है, आपका जो ब्लड का है वो मेजर कंपोनेंट आपका प्लाज्मा होता है, तो जब फ्लूइड लॉस होगा तो प्लाज्मा के यहाँ पे डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी। तो फ्लूइड लॉस जैसे कैसे हो रहा है यहाँ पे आपको, डायरिया की वजह से, अगर परसिस्टेंट डायरिया है पेशेंट को, तो लॉन्ग टर्म स्टेट के अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पे कोलेरा जैसी स्टेट के अंदर परसिस्टेंट डायरिया अगर बना रहा मरीज को, तो उस स्टेट के अंदर फ्लूइड इतना ज़्यादा लॉस हो रहा है कि पेशेंट जो है वो शो की स्टेट में जा सकता है। या फिर कंटिन्यूसली वोमिटिंग पेशेंट कर रहा है, तो कंटिन्यूस वोमिटिंग की वजह से हो सकता है। या फिर आप कहीं डेजर्ट में गए हैं, आपने प्रॉपर हाइड्रेशन नहीं लिया है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिहाइड्रेशन, अधिक टेम्परेचर की वजह से जो है वो डिहाइड्रेशन की स्टेट आ रही है। तो डायरिया हो गया, वोमिटिंग हो गया, डिहाइड्रेशन हो गया, इनमें क्या हो रहा है, फ्लूइड का लॉस हो रहा है। या फिर डायबिटीज़ मेलाइटस है, या फिर डायबिटीज़ इंसिपिडस है, इनके अंदर भी क्या हो रहा है, जो है वो डिहाइड्रेशन की स्टेट आ रही है, वॉल्यूम जो है आपकी बॉडी के अंदर कम हो रहा है। या फिर थर्ड स्पेसिंग हो गया, जैसे एसाइटिस हो गया, तो एसाइटिस में भी क्या हो रहा है, लीवर फेलियर की वजह से, या फिर एल्बुमिन डेफिशिएंसी की वजह से, और पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से आपका जो है वो इंट्रावस्कुलर वॉल्यूम अब क्या हो रहा है, पेरिटोनियल कैविटी के अंदर जो है वो एक्यूमुलेट होता जा रहा है। मतलब थर्ड स्पेसिंग, इंट्रावस्कुलर स्टेट से जो है वो आपकी बॉडी कैविटी के अंदर क्या हो रहा है, फ्लूइड का कलेक्शन हो रहा है। असाइटिस की स्टेट के अंदर हो सकता है वो, या फिर पेरिटोनाइटिस में ऐसी चीज़ें देखने को मिल सकती है। या फिर पेनक्रिएटाइटिस के अंदर एक्यूट पेनक्रिएटाइटिस है। तो इन स्थितियों के अंदर क्या हो रहा है, वॉल्यूम जो है वो आपका इंट्रावस्कुलर वॉल्यूम जो है यहाँ पे लॉस हो रहा है। तो ये जो है वो मैंने आपको अलग अलग कारण बता दिए। या फिर डायूरेटिक अगर बहुत ज़्यादा या मात्रा के अंदर यूज़ कर लिए, एक्सेसिव डायूरेटिक्स का यूज़ है, ठीक है, कई पेशेंट्स के अंदर डायूरेसिस जो है वो ज़रूरी होता है, कार्डियक पेशेंट्स है, कार्डियक फेलियर की स्टेट में है, तो यदि ज़्यादा मात्रा के अंदर डायूरेसिस का यूज़ कर लिया, डायूरेटिक्स का यूज़ कर लिया, ड्रग्स का यूज़ कर लिया, तो उसमें क्या हो रहा है, यूरिन के द्वारा जो है वो एक्सेसिव मात्रा के अंदर क्या हो रहा है, आपकी वॉल्यूम का लॉस हो रहा है। तो ये अलग अलग कारण देखने को मिल सकते हैं अलग अलग पेशेंट्स के अंदर कि किस प्रकार से जो वॉल्यूम है वो लॉस हो रही है। ब्लीडिंग की वजह से हो सकता है, हेमरेजिक हो सकता है, नॉन हेमरेजिक हो सकता है, इंटरनल हेमरेज हो सकता है, एक्सटर्नल हेमरेज हो सकता है। कुल मिला के आपका इंट्रावस्कुलर वॉल्यूम है उसका यहाँ पे लॉस हो रहा है अलग अलग कारणों की वजह से। अब अपन देखते हैं कि कौन कौन सी क्लास के अंदर अपन डिवाइड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम लॉस। तो क्लासेज ऑफ हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। तो पहले अपन देखते हैं क्लास फर्स्ट के अंदर। तो क्लास फर्स्ट के अंदर क्या होगा, अप टू 15%, अप टू 15%, मतलब 750 ml, यही हुआ। 5 लीटर आपका नॉर्मल वॉल्यूम है, यहाँ पे 750 ml का अगर लॉस हो रहा है, अप टू 750 ml लॉस, या फिर 15%, तो इसको अपन बोलेंगे क्लास फर्स्ट। फिर क्लास आएगी सेकेंड, जिसके अंदर क्या होगा, 15 से 30% जो है वो वॉल्यूम लॉस हो रही है। तो 15 से 30% कितना हो गया आपका, 750 से
1500 ml वॉल्यूम लॉस हो गई। ये अपन गिनेंगे क्लास सेकंड के अंदर। उसके बाद में आएगा क्लास थ्री ऑफ हाइपोवोलेमिक शॉक, जिसके अंदर आपकी बॉडी का वॉल्यूम लॉस होगा 30 से 40%। बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर यहाँ पे बॉडी के अंदर वॉल्यूम का लॉस हो रहा है, जैसे 1500 से 2000 ml आपकी बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, वॉल्यूम का लॉस हो रहा है। उसके अलावा चौथी क्लास आएगी जिसके अंदर क्या होगा, मोर देन 40% आपकी बॉडी की वॉल्यूम लॉस हो जाएगी यहाँ पे, जैसे मोर देन 2000 ml। मैसिव ब्लड लॉस या फिर मैसिव डिहाइड्रेशन, मैसिव वॉल्यूम लॉस जब होगी, जब 40% आपकी बॉडी की वॉल्यूम जो है वो निकाली, 40% मतलब 2000 ml से ज़्यादा निकल गया, मतलब अब बचा ही 3 लीटर है, 2 लीटर तो आपकी बॉडी ने लॉस कर दिया हेमरेज की वजह से, या फिर डिहाइड्रेशन या डायरिया या फिर वोमिटिंग की वजह से। तो अब क्या साइन एंड सिम्टम इनके अंदर देखने को मिलेंगे, जैसे 750 ml ब्लड लॉस के अंदर अगर मेंटल स्टेट आप देखें पेशेंट की, मेंटल स्टेटस 750 ml तक आपको नॉर्मल मेंटल स्टेटस पेशेंट के अंदर देखने को मिलेगा। अगर आप उस पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन करोगे तो अगर इनिशियल स्टेट के अंदर है 15% अगर वॉल्यूम लॉस हुई है तो नॉर्मल मेंटल स्टेट देखने को मिलेगी। अगर 15 से 30% है तो पेशेंट एंग्जाइटी में देखने को मिलेगा, पेशेंट को एंग्जाइटी जो है वो देखने को मिलेगी। फिर अगर 30 से 40% अगर वॉल्यूम लॉस हो रहा है तो पेशेंट यहाँ पे कंफ्यूज स्टेट के अंदर मिलेगा, एजिटेटेड मिलेगा, डिसोरिएंटेड मिलेगा। तो 30 से 40% अगर बॉडी की वॉल्यूम लॉस हो रही है तो यहाँ पे कन्फ्यूजन देखने को मिलेगी, एजिटेशन देखने को मिलेगी, डिसोरिएंटेशन पेशेंट के अंदर देखने को मिलेगी। और अगर 40% अगर वॉल्यूम लॉस हो गई तो पेशेंट लिथार्जी मिलेगा और कोमा के अंदर जा सकता है। अगर 40% वॉल्यूम लॉस होगी तो पेशेंट जो है वो कोमा की स्टेट के अंदर होगा, लिथार्जी होगा। तो ये आपने अलग अलग मेंटल स्टेट देख ली है कि किस प्रकार से अलग अलग स्थिति के अंदर क्या क्या मेंटल स्टेट पेशेंट की रहेगी। हार्ट रेट अगर आप देखें किस प्रकार से हार्ट रेट के अंदर चेंज आएगा, जब तक 750 ml वॉल्यूम लॉस हो रही है तो हार्ट रेट जो है वो माइल्ड इंक्रीज मिलेगी, मतलब आपकी जो है वो 80 से 100 के आसपास हल्का जो है वो टेकीकार्डिया देखने को मिलेगा। अगर आपकी हार्ट रेट 70 नॉर्मल है तो 80 से 100 के आसपास आपको टेकीकार्डिया देखने को मिलेगा। 15 से 30% वॉल्यूम लॉस हो गई तो यहाँ पे थोड़ा टेकीकार्डिया और बढ़ जाएगा, मतलब 100 से 120 के आसपास आपकी हार्ट रेट देखने को मिलेगी। बहुत ज़्यादा अगर 1500 से 2000 ml अगर वॉल्यूम लॉस हो गई तो 120 से 140 तक पहुँच जाएगी। और अगर बहुत ज़्यादा है तो 140 से ऊपर जो है वो आपकी हार्ट रेट पहुँच जाएगी अगर आपने 2000 ml वॉल्यूम लॉस कर दिया है। अगर आप बीपी देखें, इन पेशेंट्स के अंदर बीपी देखें जो हाइपोवोलेमिक शॉक के अंदर है, 750 ml तक आपको नॉर्मल बीपी देखने को मिलेगा। कैसे मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे आपका हार्ट कंपनसेट कर रहा है, जल्दी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करके आपकी कार्डियक आउटपुट जनरेट कर पा रहा है। तो नॉर्मल यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, बीपी देखने को मिलेगा। जबकि अगर 15 से 30% वॉल्यूम लॉस होगा तो यहाँ पे एक बिग कंपनसेशन होगा वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन के द्वारा। तो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन जब होगा तो आपका डायस्टोलिक बीपी है वो बढ़ जाता है। डायस्टोलिक बीपी किससे बढ़ रहा है, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है। वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है तो आपकी टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस वो बढ़ रही है। पेरिफेरल रेजिस्टेंस मतलब आपकी बॉडी की जो ब्लड वेसल्स है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो रही है। ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट होगी तो आपका डायस्टोलिक बीपी बढ़ेगा। ठीक है, अब तो ये सिस्टोलिक बीपी आपकी कार्डियक आउटपुट पे डिपेंड करता है, जबकि डायस्टोलिक बीपी आपकी टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे टीपीआर जो है वो बढ़ रही है, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो डायस्टोलिक बीपी बढ़ेगा इनिशियल स्टेज ऑफ शॉक के अंदर, जिसमें क्या हो रहा है 750 ml से 1500 ml तक लॉस हो रहा है वॉल्यूम का। आगे देखने को मिलेगा क्या, यहाँ पे सिस्टोलिक बीपी अगर ज़्यादा मात्रा के अंदर वॉल्यूम लॉस हो रहा है, 30 से 40% अगर वॉल्यूम लॉस होगा तो यहाँ पे सिस्टोलिक बीपी जो है वो यहाँ पे अब कम देखने को मिलेगा, 100 से कम हो जाएगा, 90 mmHg इनसे भी कम देखने को मिलेगा अगर आपने बहुत ज़्यादा वॉल्यूम लॉस कर दी है तो। और अगर 40% मतलब लगभग आधा वॉल्यूम आपने लॉस कर दिया है तो सिस्टोलिक बीपी लेस देन 70 आ जाएगा। ये जो है वो स्थिति बेहद क्रिटिकल स्टेट में जो है वो देखने को मिलेगी पेशेंट्स की, जब यहाँ पे हार्ट रेट 140 से ज़्यादा आ रही है और जो सिस्टोलिक बीपी है वो भी 70 से कम आ रहा है। अब यहाँ पे यूरिन आउटपुट अगर आप देखें
जो पेशेंट 750 ml तक ब्लड लॉस हुआ है, क्लास 1 के अंदर है, उनका बीपी, उनका जो है वो यूरिन आउटपुट अभी नॉर्मल देखने को मिलेगा। मतलब अभी नॉर्मल जो है वो वॉल्यूम के अंदर आपका यूरिन आउटपुट जो किडनी बना पा रही है। उसके बाद में अगर 15 से 30% है तो यहाँ पे वो जो है वो डिक्रीज यूरिन आउटपुट देखने को मिलेगी, लेस देन 30 ml पर आवर। 30 ml पर आवर से कम आपको यूरिन आउटपुट देखने को मिलेगी। अगर 1500 से 2000 ml क्लास 3 के अंदर आप देखोगे तो इसके अंदर जो है वो आपकी लेस देन 20 ml पर आवर आपको क्या मिलेगा, यूरिन आउटपुट देखने को मिलेगा। अगर 40% से ज़्यादा लॉस कर दिया तो आपको यहाँ पे क्या होगा, ओलिगूरिया या फिर एन यूरिया आप इसको बोल सकते हैं, जब आपकी किडनी बिल्कुल यूरिन जो है वो फॉर्मेशन नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पे ब्लड जो है वो वॉल्यूम की इतनी ज़रूरत है कि आपका ब्रेन और हार्ट है वो ही परफ्यूजन जो है वो कम्प्लीटली नहीं हो पा रहा है, तो यूरिन का बनना जो है वो बहुत इम्पॉसिबल सी स्टेट हो गई है। तो यहाँ पे एन यूरिया देखने को मिलेगा। अगर आप स्किन को देखोगे, स्किन के अंदर क्या देखने को मिलेगा, अगर हल्का ब्लड लॉस हुआ है या फिर हल्की वॉल्यूम लॉस हुई है तो यहाँ पे पेल स्किन देखने को मिलेगी। और अगर 15 से 30% वॉल्यूम लॉस होगा तो यहाँ पे कूल एक्सट्रीमिटीज़ देखने को मिलेगी आपको। कूल कैसे मिलेंगे, आपकी जो है एक्सट्रीमिटीज़ बिल्कुल कूल हो जाएगी, क्योंकि एक्सट्रीमिटीज़ के अंदर परफ्यूजन है वो कम्प्लीटली नहीं हो पाएगा। और अगर बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर कोल्ड क्लेमी स्किन देखने को मिलेगी, ठीक है, और यहाँ पे भी पेलर देखने को मिलेगा। अगर आपने 30 से 40% वॉल्यूम लॉस कर दिया है और मोर देन 40% कर दिया है तो आपके एक्सट्रीमिटीज़ बिल्कुल कोल्ड मिलेंगे। उसके साथ साथ में, ठीक है, स्वेटिंग भी, एक्सट्रीम स्वेटिंग है वो हो सकती है। तो ये कुछ साइन एंड सिम्टम जो है वो अलग अलग स्टेट के अंदर आपको देखने को मिल सकता है। अब मेंटल स्टेट के आपने देख लिया, हार्ट रेट देख ली, बीपी देख लिया, यूरिन आउटपुट देख लिया आपने, स्किन देख लिया। इनके अंदर किस किस प्रकार से अलग अलग स्टेट के अंदर या फिर अलग अलग क्लास के अंदर जब वॉल्यूम लॉस हो रही है तो अकॉर्डिंग टू द सीवियरिटी यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके जो साइन एंड सिम्टम हैं वो भी यहाँ पे चेंज हो रहे हैं। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। तो आपकी मेंटल स्टेट के अंदर क्या देखने को मिल रहा है, इनिशियल स्टेज के अंदर कन्फ्यूजन देखने को मिल रहा है, उसके साथ साथ में बाद में डिसोरिएंटेशन हो रहा है, एजिटेशन हो रहा है पेशेंट को, उसके साथ में आपका पेशेंट कोमा के अंदर जा सकता है अकॉर्डिंग टू द सीवियरिटी ऑफ शॉक। हार्ट रेट क्या हो रहा है, बढ़ती जा रही है, आपका हार्ट जो है वो कंपनसेशन करने की कोशिश कर रहा है। बीपी इनिशियल स्टेज के अंदर क्या हो रहा है, डायस्टोलिक बीपी बढ़ रहा है, क्योंकि आपके वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। उसके साथ में धीरे धीरे आपका सिस्टोलिक बीपी है वो डिक्रीज कार्डियक आउटपुट की वजह से या फिर डिक्रीज वॉल्यूम की वजह से सिस्टोलिक बीपी वो अल्टीमेटली कम हो जाएगा। यूरिन आउटपुट इनिशियल स्टेज के अंदर नॉर्मल है, लेकिन जैसे जैसे वॉल्यूम का लॉस अधिक होगा, वॉल्यूम जो है वो आपकी बॉडी से निकलेगी, हेमरेज की स्टेट है या किसी भी स्टेट की वजह से वॉल्यूम कम होगी, तो धीरे धीरे 30 ml पर आवर, फिर 20 ml पर आवर, और अल्टीमेटली आपको एन यूरिया देखने को मिलेगा। बिल्कुल आपकी बॉडी जो है वो यूरिन का प्रोडक्शन नहीं करेगी। उसके बाद में अगर स्किन के अंदर देखें तो पेलर देखने को मिलेगा, एक्सट्रीमिटीज़ कोल्ड देखने को मिलेंगे, और अगर प्रोफ्यूज जो है वो स्वेटिंग भी देखने को मिल सकती है, अगर बहुत ज़्यादा सीवियर जो है वो उसमें शॉक की स्टेट के अंदर अगर आपका पेशेंट है। तो ये जो है वो कुछ साइन एंड सिम्टम आपको देखने को मिलेंगे। तो ये आपने 4 क्लास शॉक की देखी है कि किस प्रकार से अलग अलग क्लास के अंदर अलग अलग लेवल जो है वो आपके शॉक के देखने को मिलेंगे, और अलग अलग स्टेट के अंदर आपके किस प्रकार से साइन एंड सिम्टम बॉडी के अंदर देखने को मिलेंगे। तो ये आपने कुछ साइन एंड सिम्टम देख लिए कि अलग अलग किस प्रकार से बॉडी के अलग अलग सिस्टम के अंदर किस प्रकार से साइन एंड सिम्टम देखने को मिल सकता है। उसके अलावा थ्रस्ट है वो आपको देखने को मिल सकती है। पेशेंट जो है वो इनिशियल स्टेज के अंदर प्यास लगेगी, उसके बाद में अगर कोमाटोज स्टेट है तो पेशेंट जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा कि थ्रस्ट जो है वो पेशेंट को हो सकती है। या फिर हाइपोथर्मिया पेशेंट को देखने को मिल सकता है, पेशेंट जो है वो यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो लो हो सकता है। तो ये सब चीज़ें आपको क्या करना है, चेक करते रहना है। उसके अलावा लेब्स जो है वो क्या क्या हो सकती है, लेब्स के अंदर क्या क्या देखने को मिल सकता है, या क्या क्या जो है वो लेब्स आपको शॉक की स्टेट के अंदर जो है वो रेगुलरली मॉनिटर करनी होती है। तो यहाँ पे जैसे सीबीसी है, सीबीसी क्या इंडिकेट करेगा, आपका हीमोग्लोबिन का लेवल है वो कितना लॉस हुआ है। जैसे ब्लीडिंग हो रही है कंटिन्यूसली तो हीमोग्लोबिन कितना है, वो प्लेटलेट कितने हैं, ताकि आपको पता लग जाए कि पेशेंट जो है वो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के अंदर तो नहीं है, उसकी वजह से तो ब्लड लॉस जो है वो नहीं हो पा रहा है। तो आपको क्या करना है, ईजिली आप क्या कर सकते हैं, जो अंडरलाइन कोज है उसका आप ट्रीटमेंट
कर सकते हैं, सीबीसी हो सकता है। उसके अलावा रेगुलर जो है वो एबीजीज का एनालिसिस कर सकते हैं। उसके अंदर क्या होगा, आपको पीएच का है वो लेवल आपको देखने को मिलेगा, कम देखने को मिलेगा, एसिडोसिस की स्टेट देखने को मिलेगी, तो आपको रेगुलर एबीजीज का चेक करना है। उसके साथ में सीरम इलेक्ट्रोलाइट है या केएफटी है, ये सब चीज़ें भी, किडनी का फंक्शन है वो नॉर्मल है कि नहीं है, सीरम इलेक्ट्रोलाइट आपके नॉर्मल है कि नहीं है, ये आपको जो है वो रेगुलरली चेक करना है। उसके साथ में सीरम लैक्टेट जो है वो यहाँ पे बढ़ा हुआ मिल सकता है, तो ये भी आपको क्या करना है, रेगुलरली चेक करना है। उसके साथ में हार्ट का फंक्शन के लिए ईसीजी और इकोकार्डियोग्राम जो है वो कर सकते हैं। उसके अलावा अगर बॉडी के अंदर इंटरनल कोई इंजरी है या कोई इंटरनल जो है वो सोर्स ऑफ ब्लीडिंग है, तो उसके लिए आप जो है वो अल्ट्रासाउंड या फिर सीटी स्कैन है वो भी कर सकते हैं। तो ये कुछ इन्वेस्टिगेशंस हैं जो आपको क्या करना है, रेगुलरली चेकअप करते रहना है, ताकि आपको क्या है, हाइपोवोलेमिक शॉक है उसके कोज़ का आप जल्दी से जल्दी पता लगा के उसका मैनेजमेंट कर सकते हैं। अब आगे आता है इसका किस प्रकार से मैनेजमेंट होगा। तो मैनेजमेंट ऑफ हाइपोवोलेमिक शॉक, पहला सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अंडरलाइंग कोज। जो अंडरलाइंग कोज है, जो सोर्स ऑफ ब्लीडिंग है, उसको कम करना है। जैसे मान लो आपको विजिबल ब्लड लॉस दिख रहा है, तो डायरेक्टली प्रेशर अप्लाई करना है, उससे क्या हो, जो ब्लीडिंग जो है वो उसको रोका जा सके, कंटिन्यूस ब्लीडिंग है उसको रोका जा सके। तो अंडरलाइंग कोज किस प्रकार का है, अगर सूचरिंग की ज़रूरत है तो वो किया जा सकता है, डायरेक्ट प्रेशर अप्लाई किया जा सकता है। अगर वॉल्यूम लॉस हो रही है किसी वजह से, जैसे डायरिया है, तो डायरिया की स्टेट में क्या है, एंटी डायरियल ड्रग्स दे सकते हैं, एंटीमेटिक्स दे सकते हैं अगर पेशेंट को वोमिटिंग ज़्यादा हो रही है, ठीक है। अगर पेशेंट बोल रहा है कि थ्रस्ट हो रही है, डिहाइड्रेशन हो रहा है, तो पेशेंट को जो है वो फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट है वो दिया जा सकता है, आईवी फ्लूइड्स जो है वो दिए जा सकते हैं। तो जो अंडरलाइंग कोज है आपका, उसका मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसके साथ साथ में फ्लूइड रिससिटेशन, तो फ्लूइड रिससिटेशन नॉर्मली जो है वो अपन इनिशियल स्टेज के अंदर क्रिस्टलोइड्स का यूज़ करते हैं। क्रिस्टलोइड जैसे NS या फिर RL 0.9% NaCl या फिर रिंगर लैक्टेट का यूज़ कर सकते हैं, जो क्या कर सकते हैं, अपनी वॉल्यूम को जो है वो लार्ज अमाउंट के अंदर इनको यूज़ कर सकते हैं, ताकि अपनी वॉल्यूम जो है वो नॉर्मल अमाउंट के अंदर, नॉर्मल जो है स्थिति उसके अंदर वापस सॉरी, तो नॉर्मल स्टेट के अंदर अपन क्या कर सकते हैं, वापस ला सकते हैं। क्रिस्टलोइड्स का अपन यूज़ कर सकते हैं। अगर ब्लड लॉस हुआ है और इमीडिएटली आपके पास में क्या है, क्रिस्टलोइड्स अवेलेबल है, तो 1 ml जो ब्लड लॉस है उसके लिए आप 3 ml जो है वो क्रिस्टलोइड्स का यूज़ कर सकते हैं। अगर जैसे मान लो 750 ml ब्लड लॉस है, तो 750 मल्टीप्लाइड बाई 3 ml, मतलब इतना आप जो है वो 2250 ml, इतना आप क्या कर सकते हैं, नॉर्मल सेलाइन या फिर रिंगर लैक्टेट का यूज़ कर सकते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन द ब्लड लॉस, वॉल्यूम ऑफ ब्लड लॉस, आप हर 1 ml ब्लड लॉस पे 3 ml क्या कर सकते हैं, क्रिस्टलोइड्स का यूज़ कर सकते हैं। तो फ्लूइड रिससिटेशन के अंदर आप क्या कर सकते हैं, क्रिस्टलोइड यूज़ कर सकते हैं। या फिर अगर ब्लीडिंग, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है और क्रिस्टलोइड से अगर पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा है, तो इस स्टेट के अंदर क्या कर सकते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं, PRBCs का एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके अलावा प्लेटलेट्स अगर पेशेंट में डेफिशिएंट है या फिर क्लोटिंग फैक्टर डेफिशिएंट है, तो FFPs का ट्रांसफ्यूजन किया जा सकता है। उसके अलावा कोलॉइड्स का यूज़ किया जा सकता है, डेक्स्ट्रान या फिर ईटा स्टार्च, ये सब चीज़ें जो है वो यूज़ करी जा सकती है। अगर पेशेंट क्रिस्टलोइड से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, उसके द्वारा जो है वो परफ्यूजन नॉर्मल नहीं हो पा रहा है, वॉल्यूम का जो है वो नॉर्मल इंट्रावास्कुलर वॉल्यूम है वो मेंटेन नहीं हो पा रही है, तो क्या करेंगे अपन, PRBCs, प्लेटलेट्स, FFPs, डेक्स्ट्रान, ये सब चीज़ें जो है वो ट्रांसफ्यूजन की जा सकती है फ्लूइड रिससिटेशन के दौरान। तो यहाँ पे अगर मेजर ब्लड लॉस है, बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर ब्लड लॉस है, तो मेजर ट्रांसफ्यूजन प्रोटोकॉल है वो एक्टिवेट करना है ब्लड बैंक का, और इमीडिएटली क्या करना है, PRBCs का ट्रांसफ्यूजन पेशेंट के अंदर करवाना है एज सून एज पॉसिबल। तब तक आपको क्या करना है, क्रिस्टलोइड्स हैं पेशेंट को, वॉल्यूम है उसको नॉर्मलाइज करने की कोशिश करनी है। उसके अलावा आप पोजीशन दे सकते हैं, मॉडिफाइड ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन जो है वो आप पेशेंट को दे सकते हैं, जिसके अंदर क्या होगा, पेशेंट सुपाइन होगा, उसके साथ में पेशेंट सुपाइन होगा और लेग्स जो है वो अप टू 45 डिग्री तक अपन क्या कर सकते हैं, एलिवेट कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, आपका जो वीनस रिटर्न है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। तो पेशेंट सुपाइन है, उसके साथ साथ में अपन लेग्स को क्या कर सकते हैं, एलिवेट कर सकते हैं।
25 से 45 डिग्री तक अपन क्या कर सकते हैं, मॉडिफाइड ट्रेंडलबर्ग पोजीशन के अंदर पेशेंट्स के लेग को एलिवेट कर सकते हैं। अगर कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है तो उस स्थिति के अंदर अपन क्या करेंगे, ये पोजीशन देंगे ताकि वीनस रिटर्न है वो एडिक्वेट हो पाए और उससे क्या हो, आपका पेशेंट जो है वो कार्डियक आउटपुट कुछ मात्रा के अंदर जनरेट कर पाए। तो ये इस प्रकार से अपन क्या करेंगे, मैनेज करेंगे। अगर वॉल्यूम आपने क्रिस्टलोइड दे दिए, कोलोइड दे दिए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर दिए, उसके बाद में भी अगर आपका पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा है तो वेजो प्रेशर और आइनोट्रोप्स का भी यूज़ किया जा सकता है। बहुत रेयर कंडीशंस के अंदर, हाइपोवोलेमिक शॉक के अंदर इनका यूज़ बहुत कम मात्रा के अंदर किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे मेजर कॉज है वॉल्यूम लॉस, और वॉल्यूम का जो है वो फुलफिलमेंट करना पहला प्रायोरिटी होगा अपना। तो वेजो प्रेशर्स यूज कर सकते हैं, जैसे कि एपिनेफ्रिन है या फिर नॉर एपिनेफ्रिन है या फिर डोपामिन है, डोब्यूटामाइन है। इनका बहुत रेयरली यूज होता है जब आपका पेशेंट किसी प्रकार से रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा है, मतलब अब मल्टी ऑर्गन फेलियर के अंदर चला जा चुका है, तो उस स्टेट के अंदर क्या कर रहे हैं अपन, वेजोप्रेशर्स और आइनोट्रोप्स का यूज़ कर सकते हैं। बहुत रेयर कंडीशंस के अंदर जब आपका पेशेंट क्रिस्टलोइड और कोलोइड से रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा है, जब आपने वॉल्यूम इतना दे दिया उसके बाद में भी आपका क्या कर रहा है, पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा है। तो ये सब चीज़ें करते टाइम आपको क्या करना है, ये सब चीज़ें मैनेज करने के लिए आपको, जब आपका पेशेंट अगर बहुत ज़्यादा सीवियर ब्लीडिंग के अंदर है, बहुत ज़्यादा हाइपोवोलेमिया के अंदर है, तो अपन 2 लार्ज बोर जो है वो आईवी कैनुला इंसर्ट करते हैं। तो हाइपोवोलेमिक शॉक अगर पेशेंट के अंदर है तो 2 लार्ज बोर आईवी कैनुला अपन क्या कर सकते हैं, इंसर्ट करते हैं, ताकि क्या हो, अगर आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत है तो वो भी साथ में हो सके, उसके साथ साथ में क्रिस्टलोइड्स का यूज़ हो सके, ताकि जो है वो एग्रेसिव मैनेजमेंट अप्रोच जो है वो आपकी फॉलो हो सके हाइपोवोलेमिक शॉक के अंदर। तो लार्ज बोर के आईवी कैनुला यहाँ पे जो है वो इंसर्ट किए जा सकते हैं। ये सब चीज़ें करते टाइम आपको क्या करना है, पेशेंट को हाइपोथर्मिया को प्रिवेंट करना है। हाइपोथर्मिया को प्रिवेंट क्यों करना है, क्योंकि यहाँ पे आप लगातार क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नल जो है वो इन्वायरमेंट्स हैं, फ्लूइड्स का एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं। तो इस स्थिति के अंदर क्या होगा, हाइपोथर्मिया पेशेंट को डेवलप हो सकता है। मेजर जो है वो फ्लूइड अगर आप बाहर से दे रहे हो तो हाइपोथर्मिया को प्रिवेंट करना है। और हाइपोथर्मिया भी क्या करता है, अगर आपका पेशेंट को हाइपोथर्मिया हो गया तो ये भी क्या करता है, क्लोटिंग फैक्टर्स को और एंजाइम्स को जो है वो अल्ट्रेशन करेगा। तो यहाँ पे मेजर ब्लीडिंग और ज़्यादा हो सकती है हाइपोथर्मिया की वजह से, इसलिए हमेशा हाइपोथर्मिया को प्रिवेंट करना है, नहीं तो शॉक की स्थिति है वो और ज़्यादा वर्सन हो सकती है। उसके अलावा आपको क्या करना है, चेक फॉर इनटेक एंड आउटपुट। इनटेक आउटपुट चेक करते रहना है, ताकि आप जितनी मात्रा के अंदर फ्लूइड दे रहे हो उसमें आउटपुट जनरेट हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, और कितनी मात्रा के अंदर आउटपुट आ रहा है। कहीं फ्लूइड ओवरलोड है उस स्टेट के अंदर तो नहीं जा पा रहा है, तो फ्लूइड ओवरलोड है उसको भी यहाँ पे प्रिवेंट करना है। कैसे प्रिवेंट करना है, आपको रेगुलरली मॉनिटरिंग करनी है, इनटेक आउटपुट की मॉनिटरिंग करनी है, और रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ सीवीपी मेजरमेंट भी कर सकते हैं। सेंट्रल वीनस प्रेशर है वो भी जो है वो मॉनिटर कर सकते हैं। राइट एट्रियम का जो प्रेशर है आपका, वो आप क्या कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं। नॉर्मल सीवीपी कितना होगा आपका, 5 से 10 सेंटीमीटर ऑफ H2, या फिर आप बोल सकते हैं कि 3 से 8 mm ऑफ Hg। तो सीवीपी मेजरमेंट जो है वो भी क्या करता है, आपकी वॉल्यूम को, नॉर्मल वॉल्यूम को इंडिकेट करेगा। अगर वॉल्यूम आपकी बॉडी के अंदर कम होगी तो वीनस रिटर्न कम होगा, राइट एट्रियम के अंदर प्रेशर भी कम होगा, आपका सीवीपी भी लो होगा। तो सीवीपी आप जैसे जैसे आप वॉल्यूम का जो है वो फुलफिलमेंट करते जाएंगे, आपका सीवीपी भी बढ़ता जाएगा। तो अगर ज़्यादा सीवीपी है, 10 सेंटीमीटर ऑफ H2 या 8 mm Hg से ज़्यादा है, तो इसका मतलब आपने क्या कर दिया है, फ्लूइड ओवरलोड की स्थिति में पेशेंट पहुँच गया है। तो रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ सीवीपी, इनटेक आउटपुट, टेम्परेचर, ये सब चीज़ें आपको चेक करते रहना है जब आपका पेशेंट क्या है। उसके अलावा आप पल्मोनरी एडिमा को जो है वो प्रिवेंशन करना है। पल्मोनरी एडिमा है ये भी नहीं हो पा रहा है, ये स्टेट तो है वो डेवलप नहीं हो रही है। उसके अलावा अगर आप देख रहे हैं लंग्स के अंदर क्रैकर्स जैसी स्टेट तो नहीं हो पा रही, ये क्या करेगी, ये जो है वो फ्लूइड ओवरलोड को इंडिकेट करेगी। तो ये जो है आपका मैनेजमेंट की अप्रोच रहेगी आपकी अलग अलग, कि किस प्रकार से आप क्रिस्टलोइड का यूज़ कर सकते हैं, कोलोइड्स का यूज़ कर सकते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है वो यूज़ कर सकते हैं। और अल्टीमेटली अगर आप पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा है तो वेजोप्रेशर्स और आइनोट्रोप्स का है वो हाइपोवोलेमिक शॉक के अंदर बहुत कम करता है लेकिन फिर भी अगर पेशेंट आपका रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा है तो ये करेंगे। उसके अलावा आपका मॉडिफाइड ट्रेंडलबर्ग पोजीशन है वो देनी है। 1 ml जो है वो ब्लड लॉस के लिए, 3 ml आप क्रिस्टलोइड का यूज़ कर सकते हैं। आईवी कैनुला है वो लार्ज जो है वो बोर के होने चाहिए, ताकि आप इजीली है वो जल्दी से जल्दी आप वॉल्यूम को है वो आप फुलफिल कर सको। उसके साथ में आपको क्या क्या जो है वो
मॉनिटरिंग करते रहना है। एबीजीज का रेगुलर मॉनिटरिंग करना है ताकि आपको पता लग जाए कि पेशेंट एसिडोसिस की स्थिति में तो नहीं है। उसके अलावा फ्लूइड ओवरलोड के लिए चेक करना है, सीवीपी का आपको रेगुलरली मॉनिटरिंग करना है, इनटेक आउटपुट आपको मॉनिटरिंग करना है। उसके साथ में हाइपोथर्मिया से पेशेंट्स को प्रिवेंट करना है। तो ये आपकी जो है वो शॉक के अंदर मैनेजमेंट की अप्रोच रहेगी, हाइपोवोलेमिक टाइप के, जब आपका वॉल्यूम जो है वो पेशेंट के अंदर कम हो रहा है। तो हाइपोवोलेमिक शॉक के अंदर अपन ने पढ़ा कि क्या हाइपोवोलेमिक शॉक होता है, किन किन कारणों की वजह से हाइपोवोलेमिक शॉक है वो बॉडी के अंदर डेवलप हो सकता है। उसके अलावा क्या 4 क्लासेस होगी जिसके अंदर 750 ml तक वॉल्यूम लॉस हो रहा है तो किस प्रकार बॉडी के अंदर सिम्टम देखने को मिलेंगे, 1500 ml तक किस प्रकार मिलेंगे, 2000 ml तक, और 2000 ml से ज़्यादा अगर आपकी बॉडी वॉल्यूम लॉस हो रही है, वॉल्यूम लॉस कर रही है, तो किस प्रकार आपकी बॉडी के अंदर साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेंगे। उसके बाद में अपन ने साइन एंड सिम्टम देखे, उसके बाद में क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस है वो आपके शॉक की जो है वो शॉक के अंदर आपको मैनेज करने में हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ में किस प्रकार से अपन इसको मैनेज करेंगे, ये अपन ने आज की हाइपोवोलेमिक शॉक की क्लास के अंदर पढ़ा। अगली क्लास के अंदर अपन पढ़ेंगे किस प्रकार से कार्डियोजेनिक शॉक डेवलप होता है, क्या उसके कारण हो सकते हैं और किस प्रकार से उनको मैनेज किया जाएगा। थैंक यू।